नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान के भूगोल से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में। और ये प्रश्नोत्तरी रहेगी आपकी वन लाइनर। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। विश्व का शक्ति ग्रह, यानी विश्व का शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल को, यानी थार मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और मित्रों याद रखिए कि इसे शक्ति ग्रह, विश्व का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना होने के कारण। अगला प्रश्न, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो आपका सही उत्तर होगा 50 सेमी वर्षा रेखा, यानी 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। बात करें अगले प्रश्न की। रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। पहले हमने राजस्थान की बात की, अब करेंगे रेगिस्तान की, यानी रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। तो आपका सही उत्तर होगा 25 सेमी वर्षा रेखा। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? यानी राजस्थान के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की है? तो आपका सही उत्तर होगा मरुद्भिद वनस्पति, यानी मरुद्भिद वनस्पति राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है। और मित्रों याद रखिए कि मरुद्भिद वनस्पति को जीरोफाइट्स अथवा कि फिरिएटोफाइट्स भी कहते हैं। और मित्रों याद रखिए कि जीरोफाइट्स जो वनस्पति है इसमें फोग, शेवण, खेजड़ी, धामण, खीप, केर, पीलू, लिलोण, डंडाथोर, ग्वारपाठा, कैक्टस, बेर, शेवण घास आदि पौधे शामिल हैं। बात करें अगले प्रश्न की। थार मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? थार मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो आपका सही उत्तर होगा 12 जिले। और ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर संभाग से 5 जिले, यानी सिरोही को छोड़ करके शेखावाटी के 3 जिले, और बीकानेर संभाग के 4 जिले, यानी जोधपुर के 5 जिले, बीकानेर संभाग के 4 जिले और शेखावाटी के 3 जिले जो रेगिस्तान ये थार मरुस्थल में शामिल हैं। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा रेतीली बलुई मिट्टी। और मित्रों याद रखिए कि रेतीली बलुई मिट्टी को एरिडोसोल्स मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थल में खारे पानी की अस्थायी छोटी झीलों को क्या कहते हैं? यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की जो अस्थायी छोटी झीलें होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा उन्हें रण या टाट कहते हैं। कि मरुस्थल में खारे पानी की अस्थायी जो छोटी झीलें पाई जाती है उन्हें रण कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। मरुस्थल में खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलों को क्या कहते हैं? यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की जो अस्थायी बड़ी झीलें होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा पलाया झील। और मित्रों याद रखिए कि सर्वाधिक पलाया झील जैसलमेर जिले में पाई जाती है। बात करें अगले प्रश्न की। तो इससे पहले मित्रों याद रखिए कि जो प्रमुख रण है, यानी जो अस्थायी छोटी झीलें होती है, ये भाकरी, बरमसर, कनौड़, लावा, पोखरण, जैसलमेर, यानी ये जैसलमेर में पाई जाती है। और बाप रण कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर में। और मित्रों बात करें पलाया झील की, तो ये पलाया झील है, ये पालीवाल ब्राह्मण थे, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पलाया रखा गया है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। रेगिस्तान में चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा हम्मादा। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। रेत पर बनी अर्धचंद्राकार गतिशील आकृतियां क्या कहलाती है? यानी मरुस्थल में रेत पर बनी अर्धचंद्राकार गतिशील जो आकृतियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा बरखान। बात करें अगले प्रश्न की। वायु की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? वायु की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा
अनुप्रस्थ। और मित्रों याद रखिए कि जो बरखान होते हैं यानी रेत पर बनी अर्धचंद्राकार गतिशील जो आकृतियां होती है बरखान कहते हैं, ये रेत पर ये सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी होती है तथा इनकी जो अगर बात करें इनकी ऊंचाई की तो ये 10 मीटर से 20 मीटर तक तो ऊंचाई होती है, और बात करें इनकी चौड़ाई की तो ये 100 से 200 मीटर की चौड़ाई होती है। और मित्रों सर्वाधिक अगर बरखानों की बात करें तो ये शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा चांदन या चंदन नलकूप को, यानी जो जैसलमेर में जो चांदन नलकूप है जिसे उसे थार का घड़ा कहा जाता है। और मित्रों ये इसका बात करें इसके वास्तविक नाम की, यानी जो चांदन नलकूप है तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था चौहान। और बात करें अगर इसकी क्षमता की तो 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता है। बात करें अगले प्रश्न की, पीवड़ा क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा रेगिस्तान में पाया जाने वाला विषैला सर्प, उसे पीवड़ा कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है? बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मार्च से जुलाई को, यानी मार्च से लेकर के जुलाई माह तक बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गतिशील होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, सेवण घास काटने के बाद क्या कहलाती है? यानी जैसलमेर में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली और थोड़ी सी वर्षा में ही उगने वाली जो घास है उसे सेवण घास कहते हैं। और यानी जैसलमेर में एक भूगर्भीय जल परपट्टी पाई जाती है, वह सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। और मित्रों याद रखिए कि जो सेवण घास है इसे काटने के बाद क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा लीलोण। बात करें अगले प्रश्न की, सेवण, करड़ी, तरडगम, मुराल, धामण आदि क्या हैं? तो आपका सही उत्तर होगा घास के प्रकार, यानी सेवण, करड़ी, तरडगम, मुराल, धामण आदि घास के प्रकार हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है? किस घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सेवण घास को। मित्रों याद रखिए कि सेवण घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वत को क्या नाम दिया है? यानी कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वत को क्या नाम दिया है? तो आपका सही उत्तर होगा हिंदू ओलंपस। बात करें अगले प्रश्न की, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति मानी जाती है? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आपका सही उत्तर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कुल कितने जिलों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कुल कितने जिलों में है? तो आपका सही उत्तर होगा 13 जिलों में। बात करें अगले प्रश्न की, और मित्रों एक बात यानी एक तथ्य याद रखिए कि अरावली के पूर्व में जिलों की संख्या कितनी है? अगर आपसे बात की जाए कि अरावली के पश्चिमी में जिलों की संख्या कितनी है, पश्चिम में अगर बात करें तो 13 जिले, और बात करें कि अगर पूर्व में जिलों की संख्या कितनी है तो आपका सही उत्तर होगा 20 जिले। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर होगा सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर होगा अजमेर। मित्रों याद रखिए कि सर्वाधिक ऊंचाई की बात की जाए तो सिरोही, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर, और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो अजमेर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 930 मीटर। अगला प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 692 किलोमीटर। और मित्रों अगर बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला की यानी उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तरी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, तब आपका उत्तर होगा 450 मीटर। अगर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो होगा 700 मीटर, और दक्षिण अरावली की बात की जाए तो 1000 मीटर। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 550 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ही अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे 550 किलोमीटर। और मित्रों याद रखिए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, यानी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर होगा 79.48%। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। और मित्रों याद रखिए कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, और कई की पुस्तकों में 1727 मीटर भी दे रखा है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और 5 फीट का उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की ऊंचाई भी अगर जोड़ते हैं तो वो 1727 मीटर हो जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला को। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा रघुनाथगढ़। और मित्रों याद रखिए कि यह रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर है यह सीकर जिले में है। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो 1055 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 मीटर, और अगर बात करें कि किस जिले में तो ये माउंट आबू में। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, मध्य अरावली की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी मध्य अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा टाटगढ़, ये अजमेर में स्थित है। और मित्रों बात करें कि टाटगढ़ अजमेर की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 933.72 मीटर। बात करें अगले प्रश्न की, मध्य अरावली का केंद्रीय भाग माना जाता है, मध्य अरावली का केंद्रीय भाग माना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर। और मित्रों बात करें तारागढ़ की जो ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 873 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। और मित्रों याद रखिए कि उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 1360 मीटर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, उदयपुर में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? उदयपुर में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर होगा मगरा। यानी उदयपुर जिले में स्थित यानी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित जो पहाड़ियां हैं उन्हें मगरा कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यानी शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा बीड़। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, यानी कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर होगा तोरावाटी। मित्रों इसमें तरावटी शब्द लिख गया है, यानी तोरावाटी। यानी अरावली कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह तोरावाटी कहलाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा आकलगांव जैसलमेर में। यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क आकलगांव जैसलमेर में स्थित है।
मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही उत्तर होगा आकल वुड फॉसिल पार्क। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का कौन सा प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। राजस्थान का कौन सा प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, तो आपका सही उत्तर होगा पूर्वी मैदानी भाग। यानी पूर्वी मैदानी भाग को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा मेसा का पठार। और बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा शेखावाटी प्रदेश को। मित्रों याद रखिए कि जो वागड़ है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को कहा जाता है। यानी वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़, और जो शेखावाटी क्षेत्र है उसे बांगड़ कहते हैं। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ स्थित है कि अरावली जो पर्वतमाला है, यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसमें नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा अजमेर जिले के पश्चिम में। यानी कि अजमेर जिले में स्थित है। और बात करें कि अजमेर की किस दिशा में स्थित है, तो ये पश्चिम दिशा में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पैराबोलिक बालू का स्तूप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप मुख्यतया पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा बीकानेर में। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी राजस्थान का वह जिला या एकमात्र वह जिला जहां बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर। और मित्रों याद रखिए कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका निर्माण किससे हुआ है। अगर बात की जाए कि पूर्वी मैदानी भाग जिसे अन्न का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, तो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका सही उत्तर होगा टेथिस सागर से। और अगर बात करें कि उदयपुर में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, तो आपका सही उत्तर होगा मगरा। तो मित्रों बात करें राजस्थान में जो यानी अरावली पर्वत क्षेत्र में यानी जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यानी अरावली पर्वतमाला के वे हिस्से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी महत्वपूर्ण पर्वत शिखरों की। और मित्रों याद रखिए कि जितने भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर दिए गए हैं इनकी आप एक तो ऊंचाई और एक इनका क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में स्थित है ये याद रखिए। और मैंने यहाँ पर ये वही पर्वत शिखर शामिल किए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। यानी जो भी आज तक परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं में ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए पर्वत शिखर हैं। तो मित्रों बात करें पहले पर्वत शिखर की, तो आपका सही है गुरु शिखर। अगर बात करें कि जो गुरु शिखर है अरावली में, जो गुरु शिखर है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये किस जिले में है, तो सिरोही में। और बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। बात करें दूसरे पर्वत शिखर की, तो वह है शेर। और यानी शेर मित्रों याद भी रखिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर, राजस्थान का दूसरा ऊंचा सबसे पर्वत शिखर तो वो होगा शेर। तो ये शेर जो पर्वत शिखर है ये सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। बात करें अगले पर्वत शिखर की, तो अगला है दिलवाड़ा। और मित्रों बात करें कि दिलवाड़ा जो पर्वत शिखर है वह किस क्षेत्र में है, तो आपका सही उत्तर होगा ये सिरोही में है। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 1442 मीटर। मित्रों बात करें अगले पर्वत शिखर की, जरगा पर्वत शिखर। तो जरगा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर जिले में। और मित्रों याद रखिए कि जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 1431 मीटर। बात करें अगले पर्वत शिखर की, तो वह है अचलगढ़। और मित्रों बात अचलगढ़ पर्वत शिखर किस क्षेत्र में या किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा सिरोही जिले में। और बात करें इसकी ऊंचाई की कि अचलगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 1380 मीटर। बात करें अगले
पर्वत शिखर की रघुनाथगढ़, यानी रघुनाथगढ़ की हमने पहले भी बात कर ली है। तो रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर सीकर जिले में स्थित है। और बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 1055 मीटर की रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई 1055 मीटर है। बात करें आज के अगले पर्वत शिखर की, खोह पर्वत शिखर किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर में। और बात करें इसकी ऊंचाई की कि खोह पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 920 मीटर। और बात करें आज के अपने अंतिम प्रश्न या पर्वत शिखर की, तो आपका अंतिम पर्वत शिखर है या आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न तारागढ़, यानी तारागढ़ जो पर्वत शिखर है वो किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा अजमेर जिले में। और बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो तारागढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई 870 या 74 मीटर है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।